सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि इनकम टैक्स का और जो हमारा कॉरपोरेट टैक्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे ही यहाँ पे जो इनकम टैक्स है वो चार्ज किया जाता है, कौन से पर्सन पे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं और उस केस में हम अलग अलग केसेस देखेंगे। इंडिविजुअल का केस भी देखेंगे, एचयूएफ का केस भी देखेंगे, बीओआई एओपी का केस भी देखेंगे और साथ ही कंपनीज के केस में क्या यहाँ पे कंडीशंस रहती हैं रेजिडेंट होने के लिए, तो वो सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लास्ट तक देखना वीडियो को, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए यूकेएसएससी का जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का बेसिकली एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी काफ़ी रिलेवेंट है। इसका जो टर्म्स हैं वो देखिए। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों पढ़ते हैं हम। रेजिडेंशियल स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स एक्ट एज द डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी डिपेंड्स मच ऑन इट। यानी कि जो टैक्स लाइबिलिटी की डिटर्मिनेशन है वो इस पे निर्भर करती है कि आप जो पर्सन है वो यहाँ पे रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर इस तरह का है। तो उसके कंडीशंस में जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी, पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा, उसके बाद उसकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशंस होती हैं बेसिकली ब्रॉडली दो कंडीशंस होती हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। पहले होती है रेजिडेंट और दूसरी होती है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट जो होता है उसके केस में फिर फर्दर दो कंडीशंस होती हैं। एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। जब वो क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया। ऑन दी अदर हैंड वो रेजिडेंट की जब कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो दूसरी तरफ वो सीधे सीधे नॉन रेजिडेंट वाला केस बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कंडीशंस होंगी। जब आपसे ब्रॉडली पूछा जाएगा यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस की कितनी कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे दो कंडीशंस होंगी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बट फर्दर अगर क्लासिफाई करें रेजिडेंट को तो उसके अंदर दो कंडीशंस और होती हैं, एक होगी और दूसरा अब क्या होगा, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जब इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या सिनेरियो यहाँ पर रहेगा। ए पर्सन हु हैज़ नेवर गॉन आउट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज रेजिडेंट। यहाँ पे बात की गई है कोई पर्सन है जो आउट ऑफ इंडिया नहीं गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, हमारा रेजिडेंट होगा और ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा बाकायदा। तो दोनों कंडीशंस, क्योंकि ये आपका आउट ऑफ द कंट्री गया ही नहीं है। अब बात करेंगे जब क्या है वो, अगर डिटरमाइनिंग वेदर ही सीज रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे बात करते हैं जब वो क्या गया, फॉरेन कंट्री में गए या कहीं पर ही वो इंडिया से बाहर गए हैं, तो उस केस में कैसे कंडीशंस होंगी, क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस रहने वाली हैं उसके रेजिडेंशियल पर्पज को कैलकुलेट करने के लिए। ए पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ इज सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे दो कंडीशंस दी गई हैं और इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक कंडीशंस भी वो फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। अगर इन दोनों को देखेंगे, पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे कि देखेंगे रेजिडेंट है, उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने के लिए क्या उसकी शर्तें हैं, क्या कंडीशन है उसकी। तो सबसे पहले ये कंडीशन हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। पहली कंडीशन है ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन द ईयर। यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर में उसको 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 182 डेज है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आपका 182 डेज का। पहली कंडीशन तो ये हो गई। और यानी कि या दूसरी कंडीशन क्या है, ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज। यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 60 डेज यहाँ पे होना चाहिए इंडिया में। और दूसरा, पिछले 4 साल में, प्रीवियस 4 ईयर्स में उसको 365 डेज यानी कि 1 साल उसको इंडिया में रहना होगा। ठीक है, तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे माना जाएगा। तो इन दोनों में से अगर एक कंडीशंस भी वो फुलफिल करता है तो दैट विल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जब रेजिडेंट ऑफ इंडिया वाली कंडीशंस हो जाती हैं उसके बाद हम देखेंगे अभी ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। तो उससे पहले एक कंडीशंस आती हैं, दो कंडीशन आएंगी। द ऑफसेट पीरियड ऑफ 60 डेज इज एक्सटेंडेड टू 182 डेज इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया
और एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द ईयर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बताई गई हैं और ये कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दो कंडीशन कौन सी हैं? पहली, कोई भी इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है ना, इंडिया लीव करके जा रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा कि कोई क्रू है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप का जो आपके फॉरेन में जा रही है, कहीं आपके आउट ऑफ द कंट्री जा रही है, तो उस केस में जो हमने कंडीशंस पढ़ी है ना 182 डेज वाली, ये सॉरी वो 60 डेज वाली, तो इस 60 डेज की जगह पे हो जाएगी 182 डेज वाली कंडीशन, ठीक है ना। बाकी कंडीशंस वही रहेगी, बट ये जो 60 डेज वाली कंडीशन है वो चेंज हो गए 182 डेज की हो जाएगी, ठीक। वही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर जो 160 डेज वाली कंडीशन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा कितना, 182 डेज वाली कंडीशन में। और किस किस सिचुएशन की बात करी गई है? पहला एम्प्लॉयमेंट के लिए, और दूसरा आपका जब किसी मेंबर्स क्रू किसी क्रू का जो मेंबर्स है और इंडियन शिप में, ठीक है ना। फॉर द पर्पज ऑफ द रिक्वायरमेंट इज लिविंग इंडिया फॉर पर्पज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मे बी इन इंडिया और मे बी आउटसाइड इंडिया। तो इस तरह से ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। 60 डेज वाली कंडीशन आपकी 182 डेज में एक्सटेंड हो जाएगी। एक और कंडीशन है इसमें, द ऑफसेट पीरियड ऑफ द 60 days is extended to 182 days also if Indian citizen or a person of Indian origin comes to a visit in India। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन, ठीक है ना, उसकी सिटीजनशिप इंडियन ही है बट वो बाहर रहता है, और दूसरा बोला है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी समझाऊंगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, इन दोनों व्यक्तियों की बात करी गई है। अगर ये क्या करते हैं, इंडिया में विजिट करते हैं, तो उस केस में भी जो हमारी 60 डेज वाली कंडीशन है वो 182 डेज की हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी कंडीशंस हो गई? ब्रॉडली दो कंडीशन हो गई। एक तो आपके जब वो क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, किस काम से? पहला तो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, दूसरा शिप के क्रू मेंबर बन के, ठीक है ना। तो वो कंडीशंस आपकी 60 से 182 डेज में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरी जो ब्रॉडली कंडीशन है वो है कि आपका जब कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया में विजिट करते हैं तो वो तब भी आपकी कंडीशन 60 डेज से 182 डेज में एक्सटेंड हो जाएगी। अब समझते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि जब उनके किसी पूर्वज, उनके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इंडिया में यहाँ पे पैदा हुए थे, ठीक है ना। तो अब बाद में क्या कर लिया उन्होंने, यहाँ पे माइग्रेट करके वो चले गए बाहर, तो उस केस में उनको बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि उनका ओरिजिन प्लेस क्या है, इंडिया रहा है, ठीक है। A person is deemed to be of Indian origin if he or either his parents or his grandparents was born in undivided India, यानी कि इंडिया में पहले उनके जो पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो यहाँ पर रहे हैं, तो इस केस में उनको क्या कहा जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये दो केसेस आपने पढ़ लिए। If a person doesn't satisfy any of the above two conditions, then he is non-resident। अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशंस फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में वो पर्सन क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट पर्सन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात थी हमारी किसकी, रेजिडेंट की। अब जब हमने देख लिया कि वो रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के केस में हम यहाँ पे दो कंडीशंस और पढ़ने वाले हैं। डिटरमाइनिंग वेदर ही सी इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पहला है, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज ए रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड कंडीशंस ऑफ द रेजिडेंट एज स्टेटेड अबव एंड ऑल्सो सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द कंडीशन। यानी कि पहली तो क्या कि उनको बेसिक कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी है उसको तो सेटिस्फाई करना ही करना है, वो दोनों में से एक कंडीशन फॉर बीइंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बट उनको इसके अलग अदर भी यहाँ पे दो कंडीशन साथ में फॉलो करनी है ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए। दो कंडीशंस क्या क्या हैं? पहली कंडीशन है, यहाँ पे दी गई है, ही हैज़ बीन इन रेजिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 out of 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट ईयर। यानी कि उसको जो प्रीवियस 10 years रहे हैं उसमें से 2 साल उसको इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर भी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर भी प्रीसीडिंग रहेगा इसमें। तो 2 out of 10 उसको यहाँ पे इंडिया में रेजिडेंट होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years
इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट ईयर। और दूसरी कंडीशन क्या है, उसको जो प्रीवियस 7 ईयर्स हैं उन ईयर्स में से 730 डेज इंडिया में स्टे करना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन किसकी हो गई हमारी, ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने की। पहली दो कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी वो थी हमारी, उन दोनों में से एक को सेटिस्फाई करना था रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए पहली बेसिक कंडीशन के साथ दो जो ये एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं साथ में दोनों को एक साथ फॉलो करना पड़ेगा, दोनों का यहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके वो रेजिडेंट हमारा क्या रहेगा, ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, पहले तो रेजिडेंट हो गया और साथ में ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी उसको मान लिया जाएगा। तो ये बात थी हमारे इंडिविजुअल के केस में। और ये जो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो आपका नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाएगा। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, बट जो एडिशनल कंडीशंस दो ये हैं कंपलसरी है इनको सेटिस्फाई करना, इनको अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट तो माना जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब है टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस बाय इंडिविजुअल। द इनकम टैक्स विल बी एप्लीकेबल और नॉट ऑन एन इनकम सोर्स डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। सही बात है, आपके एसएससी के रेजिडेंशियल स्टेटस पे आपका इनकम टैक्स का जो एप्लीकेबिलिटी है वो यहाँ पे डिपेंड रहती है। द पर्सन विच आर आउटसाइड इंडिया फॉर ए मेजर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रीसीडिंग ईयर कैन कीप सम पॉइंट्स इन माइंड सो दैट दे कैन, ये बातें की गई है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ टैक्स बचाना है या आपको रेजिडेंट नहीं बनना है तो उस केस में आपको कुछ शर्तें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे आपके 182 डेज वाली शर्तें हैं या उसके अलावा 60 डेज वाली शर्तें हैं, तो उनको आपको ये एक तरह से उनको फुलफिलमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम बोलते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कंडीशंस में यहाँ पे क्या रहता है, पहला तो इसके अंदर आपको पता होगा एक कर्ता रहता है। कर्ता क्या है, जो पूरे उस फैमिली का सबसे बड़ा हेड मेंबर होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। बेसिकली ये मेल मेंबर होता है, बट मेल मेंबर जहाँ पे ना हो तो उसमें फीमेल भी यहाँ पे कर्ता बन सकता है। तो बेसिक सा कर्ता का मतलब हो गया जो हेड ऑफ द फैमिली है। A Hindu undivided family is said to be resident in India if the control and management of its affair are wholly or partially situated in India। यानी कि अगर HUF का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो होली या पार्शली इंडिया में है तब उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाएगा। या तो होली होना चाहिए या तो पार्शली, यहाँ पे इंडिया के अंदर उसका कंट्रोल सेट यहाँ पे सिचुएटेड होना चाहिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए इन केस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। A resident HUF is treated as resident and ordinarily resident in India if the Karta satisfies both the conditions following conditions। यानी कि ये तो बात हुई हमारे कि अगर हम उनका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर है, उनका अफेयर है वो इंडिया में पूरी तरीके से हो या पार्शियली हो, तो ये तो केस हो गई बेसिक कंडीशन वाली कि आपका रेजिडेंट माना जाएगा आपको। बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने के लिए जो हमने एडिशनल दो कंडीशंस ऊपर पढ़ी थी उसका यहाँ पे सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा कर्ता द्वारा। पहले हम इंडिविजुअल के केस में पढ़ लेते तो सेम यहाँ पे वही है, बट यहाँ पे कर्ता की जो एक्टिविटी है उसको देखा जाएगा। तो उससे यहाँ पे HUF को कहा जाएगा कि आप इंडिया में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं या नहीं है। देखिए HUF is treated as resident or not ordinarily resident if the कर्ता satisfies following conditions। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है he has been resident in India in at least 2 out of 10 years immediately preceding the relevant year। ये कंडीशन ऊपर भी हमने पढ़ी थी। और सेकंड साथ में ये 730 डेज वाली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी कि लास्ट 7 ईयर्स में उसको 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। तो ये एडिशनल कंडीशन भी हमने ऊपर पढ़ी थी इंडिविजुअल के केस में। तो ये कंडीशन सेम टू सेम यहाँ पे है। पहली बात क्या हो गई HUF के उसमें कि उसका जो कंट्रोल है वो फुल्ली या पार्शियली इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। दूसरा, कर्ता के केस में जो एडिशनल कंडीशन इंडिविजुअल वाली पड़ी थी वही कंडीशन कर्ता को भी सेटिस्फाई करनी जरूरी है ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए। चलिए, इफ कर्ता डजंट सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव कंडीशन देन HUF इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यानी कि आपका बेसिक कंडीशन है जैसे कि आपका कंट्रोल तो HUF का इंडिया में सिचुएटेड है, बट कर्ता जो कंडीशंस थी दो कंडीशंस को फॉलोअप नहीं करता है, तो उस केस में जो HUF होगा उसको बोलेंगे नो रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं
रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए फर्म और ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि फर्म और एओपी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ए पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया if then control and management of its affairs wholly or partly situated within India during the relevant previous year. It is however treated as non-resident in India if the control and management of its affairs are situated wholly outside India। यानी कि बताया गया है कि रेजिडेंट के फर्म के केस में और जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसके केस में जब क्या जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है उसको इंडिया में यहाँ पे होना ज़रूरी है, इंडिया के अंदर होना ज़रूरी है। अगर इंडिया के अंदर नहीं है तो उसको नॉन रेजिडेंट की कंडीशन में डाल दिया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना, कभी भी जो कंपनी है और जो फर्म है और जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ये आपके ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये या तो रेजिडेंट होते हैं या तो नॉन रेजिडेंट होते हैं। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ये दोनों लोग नहीं आते हैं, ठीक है। अब कंपनी का आता है लास्ट में। कंपनी के केस में क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉरेन कंपनी फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2016-17, यानी कि 2016-17 के बाद क्या कंडीशंस यहाँ पे आई थी। ए फॉरेन कंपनी विल बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको POEM बोला जाता है, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया। यानी कि इसमें भी वही कंडीशंस है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो उसका इंडिया में होना चाहिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। फॉर दिस पर्पज द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज ए होल आर इन सब्सटेंस मेड। यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो यहाँ पे बताया गया है POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है जहाँ पे आप मेजर डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे आपका कंट्रोल सिचुएटेड है। तो ये सब चीज़ें इंडिया के अंदर होनी चाहिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। तो उस केस में कंपनी को यहाँ कहा जाएगा कि आप इंडिया में रेजिडेंट हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता ही दी कि इनके केस में फर्दर कंडीशंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ये दो ही ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम फर्दर कंडीशन देखेंगे कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। बाकी के केस में सिर्फ रेजिडेंट आएगा या नॉन रेजिडेंट आएगा। और इसमें कंडीशंस भी काफ़ी एकदम इजी हैं। आपका जो कंट्रोल है, आप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखेंगे वो इंडिया में सिचुएटेड है या नहीं है। तो इंडिया में है, होली या पार्टली इंडिया में है, तो आप क्या बोल देंगे इसको कि ये आपका रेजिडेंट ऑफ इंडियन कंपनी इंडिया है। अगर आउटसाइड इंडिया है, होली आउटसाइड इंडिया है, तो आप बोल देंगे कि ये क्या है, एक तरह से आपका नॉन रेजिडेंट है, ठीक है ना। तो ये थी हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस को लेके। और ये POEM का फुल फॉर्म भी याद कर लेना, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। ये हमने सभी पढ़ लिया और एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किसका पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे पहली तो आपको बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। बेसिक कंडीशन के अंदर हमारे पास एक कंडीशन होती है 182 डेज़, वो करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 182 डेज़ उसको इंडिया में होना ज़रूरी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के अंदर यहाँ पे दो कंडीशंस थी, एक तो था कि करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको 60 डेज़ इंडिया में होना चाहिए, और दूसरा इसी के साथ में था कि उसको 365 डेज जो है 364 डेज आपका प्रीवियस 4 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस थी किसके केस में, बेसिक कंडीशन थी रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में। इसके अलावा अगर हम फर्दर देखना चाह रहे हैं कि अगर ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है, तो उसके केस में यहाँ पे दो फर्दर कंडीशंस होती हैं उसको चेक करने के लिए। एक तो ये कि 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स ये होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उसको 2 साल इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। और तीसरा है 730 डेज उसको लास्ट 7 ईयर्स में इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के केस में, ठीक है। तो ये बात थी हमारे इंडिविजुअल की। अब HUF के बारे में आते हैं। तो HUF में क्या था कि हमारा बेसिक कंडीशंस उसके लिए ये थी रेजिडेंट बनने के लिए कि उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो यहाँ पे हम फुल्ली या पार्सली इंडिया के अंदर सिचुएटेड होना चाहिए। ये तो बेसिक कंडीशंस थी रेजिडेंट के। फर्दर देखते हैं कि अगर ये ऑर्डिनरी है या नहीं है, तो उस केस में जो ऑर्डिनरी कंडीशन है हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं किसकी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने की इंडिविजुअल के केस में, तो वही यहाँ पे देखेंगे। बस यहाँ पे किसको इंक्लूड करेंगे, जो कर्ता ऑफ द फैमिली है उसको यहाँ पे उसकी कंडीशंस देखेंगे, ठीक है।
उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करेंगे। तो उस केस में होल एचयूएफ हमारी ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में आ जाएगी। तीसरा हमने फर्म की और पार्टनरशिप की बात की, तो इसके केस में सिर्फ हम कंट्रोल और मैनेजमेंट की ही देखेंगे। अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो वो इंडिया ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, नहीं तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऐसे ही आपकी कंपनी के केस में हमने देखा था, कंपनी के केस में अगर कंपनी का क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जिसको POEM हम बोल रहे हैं, वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम बोलेंगे ये आपका रेजिडेंट कंपनी है। अगर आपका इंडिया से बाहर है तो उसको हम नॉन रेजिडेंट कंसिडर कर देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी इस टॉपिक की बातें। आई होप कि आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा, और आने वाले एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट मान के चल सकते हो आप। ठीक है, 90% चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको एक केस स्टडी दी जा सकती है, इस तारीख के इतने डेट को ये बंदा यहाँ पे इतने दिन सिचुएटेड रहा इंडिया के अंदर, इतने दिन ये फॉरेन गया, या इस तरह से पूछा जा सकता है। और दूसरा जो मैंने 4 कंडीशंस आपको बताई थी, पहला बताया था जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है तो उसमें कितना डेज का रहेगा, तो वो 60 डेज वाली कंडीशन 182 डेज की हो जा रही थी यहाँ पे। ठीक है ना, 60 वाली एक्सटेंड हो गए 182 डेज की कंडीशन हो जाएगी। और दूसरा जब क्रू मेंबर वाले मैंने बताया तो वो भी आपका 60 से 182 डेज की यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये बात थी हमारे किसकी, रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। आज मॉर्निंग में अपलोड की गई वीडियो भी आप देखें, वो मैंने MCQ की करवाए हैं उस पर, तो काफ़ी एक तरह से उसमें कम्युनिकेशन के MCQ हैं, उसको भी अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट टॉपिक को हमने यहाँ पे रिवाइज किया हुआ है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बाद में, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।